चॉकलेट सीधा अंदर गया। खाने के बाद डिस्क में चॉकलेट सीधा अंदर ही गया। चलो ध्यान दो। हाँ 136। Being a shareholder centric, ownership, reliability, being a stakeholder centric, ये मत पढ़ो। यहाँ से लेके ये यहाँ तक सीधा आ जाओ। कंपनी सेक्रेटरी 136 136। चलो ध्यान दो। ध्यान दो। टू वन सी ध्यान दो। कंपनी सेक्रेटरी मतलब CS। 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन C। कंपनी सेक्रेटरी किसे कहते हैं? मत कहना किसे हमें कहते हैं। तुम्हें अभी तक कंपनी सेक्रेटरी नहीं कहेंगे जब तक आप लोग CS पास हैं। आपको मतलब जो ना ICSI का मेंबर पाहिजे। इसका मेंबर पाहिजे तभी आप बन सकते हो। कभी कभी क्वालिफाइड CS भी है बट कोई कोई मेंबर नहीं हो सकता। मतलब कोई लोग ऐसे जैसे मैडम, अब मैडम फॉर एग्जांपल CS पास हो गई, मैडम CS पास हो गई, उनके पास CA भी है। शी इज अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बट शी इज नॉट द मेंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ICSI। क्योंकि एक तो आप CA का मेंबर बन सकते हो, एक तो CS। तो एट टाइम आप सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट का मेंबर बन सकते हो, दो जगह पे नहीं होता कोई भी चीज। तो चीज नहीं, मेंबर्स की बात चल रही है। तो ICSI का अगर मेंबर CS बनना है, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन C, तो आप लोग ICSI के मेंबर्स चाहिए। मेंबर्स बनने के लिए आप CS पास आउट होने चाहिए। एक कंसेप्ट है KMP, यहाँ पे एक कंसेप्ट है KMP, की मैनेजरल पर्सनल KMP। तो KMP मतलब कि KMP कौन होता है? ध्यान दो। यहाँ पे मैं बात करूँ KMP CS होता है, की मैनेजर पर्सनल। की मतलब CS कंपनी की चाबी है। की मतलब इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन CS में गिना जाता है। आपको पता है इसको कहाँ पे काउंट किया जाता है? जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है ना, या MD होता है ना, या मैनेजर, उनके लेवल पे काउंट किया जाता है इसे। इसे कहते हैं KMP, की मैनेजर पर्सनल। CS कौन से कंपनी में अपॉइंट किया जाता है? देखो, अगर नॉर्मल कंपनी में अपॉइंट किया जाता है तो उसे कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं, नॉर्मल कोई भी कंपनी में। बट जिस कंपनी का कैपिटल, क्या बात करो, कैपिटल 10 करोड़
और अबव है, उस कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है होल टाइम के लिए, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, उसे KMP कहते हैं, की मैनेजरल पर्सनल। 10 करोड़ और अबव। ये कौन से रूल में लिखा है? रूल 8। कहाँ पर लिखा है? रूल 8। ठीक है, तो रूल 8 कहता है कि अगर कोई भी कंपनी में CS अपॉइंट करना है, कोई भी मतलब रुको 10 करोड़ एंड लिस्टेड कंपनी KMP मतलब बड़ी कंपनी में CS ऐसे समझने का, 10 करोड़ से ज्यादा। लिस्टेड कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी मतलब जो लिस्टेड है। पब्लिक कंपनी, उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं क्या? हाँ। उसकी शेयर्स अपन इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उसे लिस्टेड कंपनी कहते हैं। बट वो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, लिस्टेड कंपनी कभी भी प्राइवेट कंपनी नहीं होती। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आए कि KMP किस कंपनी में अपॉइंट किया जाता है, जिस कंपनी का कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। पहले इसका लिमिट कितना था पता है? पहले इसका लिमिट 5 करोड़ था। आपको पता है मार्केट में 1 लाख कंपनीज है जिनका कैपिटल 5 करोड़ है। तो उस टाइम पे CS की बहुत डिमांड आई थी, अभी भी है, और बहुत डिमांड आई थी क्योंकि कैपिटल की लिमिट 10 करोड़ अभी कर दी, उसके पहले 5 करोड़ थी, कंपल्सरी CS अपॉइंट करना है। तो बहुत सारे कंपनी को CS ही नहीं मिलते थे क्योंकि 8 लाख कंपनी है। तो फिर इन्होंने स्ट्राइक की कि इसका लिमिट बढ़ाओ, क्योंकि हर एक कंपनी के लिए CS कहाँ से लाएंगे? CS मार्केट में 60,000 है। अब आप बोलोगे कि 5 करोड़ से ज्यादा कंपनी का कैपिटल है तो CS अपॉइंट करो, और CS मार्केट में 60,000 कहाँ से लाएंगे? फिर इतनी डिमांड आने गई, कंपनी में बहुत डिमांड थी CS को कि आप आ जाओ। लोग ऐसे बोलते थे कंपनी को, कंपनी बोलती थी कि आप ऑफिस भी मत आओ, हम आपको 25,000 पर मंथ देंगे, बट आप ऑफिस, क्योंकि फुल टाइम CS अपॉइंट किया ना तो CS नॉर्मल पेमेंट 40,000 लेता है, 40,000 50,000 नॉर्मल पेमेंट चार्ज करता है CS कोई भी। तो कंपनी क्या बोलती है, इससे अच्छा क्या करो आप 40-50 देने से अच्छा 25 लोग घर पे ही बैठो, आओ ही मत, सिर्फ नाम के लिए CS हमने अपॉइंट किया, लॉ कंप्लायंस हमने कर दिया, आप ऑफिस मत आओ, तो 25,000 दे देते हैं। तो फिर इन्होंने स्ट्राइक की, ये बहुत बड़ा सेटबैक बैठा अपने लिए, तो इन्होंने फिर इसका लिमिट 10 करोड़ कर दिया। फिर इससे वापस CS का थोड़ा स्कोप थोड़ा डाउन हुआ था बीच में, क्योंकि जिस कंपनी में CS चाहिए था 5 करोड़, उसमें जो CS अपॉइंट किए थे उनको वापस बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि अभी 5 करोड़ से 10 करोड़ बना, तो जो कंपनी में 5 करोड़ उनको CS अपॉइंट करने की जरूरत ही नहीं। तो इसके से बहुत बड़ा मैटर हुआ था। तो मेरे हिसाब से इसका वापस 5 करोड़ करना चाहिए और डिमांड आएगी CS को, बट इसके लिए अपन ने स्ट्राइक करनी चाहिए CS लोगों ने। बट CS अपने लोग एक्टिव नहीं है, CA के लोग बहुत एक्टिव, वो स्ट्राइक भी करते हैं, इमेजिटी करते हैं, अपने CS वाले लोग कुछ कहते ही नहीं, जैसे चले वैसे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन आता है इसमें? KMP में कौन आता है? वेरी इंपॉर्टेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजर, एंड इन देयर एब्सेंस अगर इनमें से कोई भी एब्सेंस होता है तो WTD, होल टाइम डायरेक्टर, क्योंकि इनका तीनों का काम होल टाइम है। आपको पता है CEO को पेमेंट कितना होता है? मैं गूगल पे जाके भी सर्च किया तो भी देख सकते हो आप। पुणे की कंपनी है, पुणे की, कोथरूड में वो दुर्गा कैफे पता है ना? तो दुर्गा कैफे नहीं पता क्या? MIT कॉलेज पता है उधर? तो MIT कॉलेज से बाहर आते वहाँ पे एक दुर्गा कैफे है उधर, नहीं पता छोड़, तो वहाँ पे है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। उसका CEO का पेमेंट जो था 2 करोड़ रुपए CS का, उसका CEO का पेमेंट है 2 करोड़ रुपए। CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, होल टाइम डायरेक्ट, होल टाइम सब मैनेज करता है कंपनी, और 2 करोड़ सोचो महीने का कितना हुआ?
बाकी 2 करोड़ कितना हो पता चला आपको? 6 महीने का 1 करोड़, 3 महीने का 50 लाख, 1 महीने का 17 लाख, 17 लाख रुपए 1 महीने का। 1 महीने का 17 लाख आएंगे तो करेंगे क्या? क्वेश्चन। हाँ, अंबानी तो 1 घंटे में 17 लाख कमाता है। ये तो महीने की बात चल रही है, महीने में 17 लाख, वो भी सैटरडे संडे ऑफ है उस कंपनी में, 5 डेज वर्किंग, मतलब 20 डेज वर्किंग, 20 डेज के 17 लाख, एक दिन का 10 दिन का 8.5 लाख, और एक दिन का 85,000 रुपीज़। मतलब एक दिन में आईफोन आ सकता है। एक दिन 6 घंटे काम किया, 80 आईफोन, नेक्स्ट एक दिन काम किया, 2 दिन और काम किया तो कुछ गाड़ी भी आ जाएगी 4-5 दिन में, तो इतना पेमेंट था। और आगे, और उसका जो सीएस था ना, जो सीएस जो मैंने और मेरे को सुनो, मेरे को इंटर्नशिप कुछ वहाँ पे 10,000 मिलते थे। सीएस के ट्रेनिंग में मुझे 10,000 रुपये मिलते थे। मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग की है, मुझे 10,000 पेमेंट था वहाँ पे इंटर्नशिप में। ट्रेनिंग के टाइम मुझे भी सैटरडे संडे ऑफ था, मैंने वहीं पे ट्रेनिंग कंटिन्यू की। और जो हमारा सीएस था ना, उसको सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस था सीनियर, उसको 1.5 लाख रुपये महीना, 18 लाख का पैकेज था उसको, मतलब 1.5 लाख रुपये पर मंथ। मेरे पास सैलरी स्लिप है, मैं सीएस, ऐसे किसी की सैलरी अपनी देखनी चाहिए, इट इज़ अनइथिकल। बट क्या होता है ना, एज अ सीएस आपको सब रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है ना। तो अभी जब मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर में मैं सर्च करता हूँ सबसे पहले, कंट्रोल F सैलरी रिसिप्ट देखने का, तो सैलरी उससे बहुत सारी आती है, बहुत लोगों की, तो मैं सबके ओपन करता था। अच्छा, सीईओ की एक, डायरेक्टर्स की, इसकी, तो मैंने तब सर्च किया था। सीएस की सैलरी 18 लाख का पैकेज था उसको, 3 साल का एक्सपीरियंस था उसका, 2 साल का लॉ का एक्सपीरियंस था, उसका LLP भी कंप्लीट था, एंड 1 साल सीएस का एक्सपीरियंस था। वो हेड था लॉ एंड सीएस के डिपार्टमेंट का, 1.5 लाख रुपये पर मंथ। मैंने उसकी कुछ बहुत एंजॉय करता था उससे, एंजॉय करता था, मतलब एक दिन तो मैंने उसको उठा के लेके आया स्टैंड से, और इतना पीता था बाप रे। वो बॉम्बे से था ना, बॉम्बे से आते हैं ना, मतलब साउथ इंडियन था। तो मेरे को फ्राइडे को, कंपनी में कैसा होता है, फ्राइडे को पार्टी होती है क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है। सर ने मुझे एक दिन लेके गए, चलो अपन पार्टी करते हैं, हम दोनों। सर किधर गए पता है? ये फ्रोजन मंकी पता है? फ्रोजन मंकी, पता है जिसका पता है सब पता चल। मैंने वो क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने सिर्फ पूछा फ्रोजन मंकी बता के, जितने जल्दी इमीडिएट आंसर आ गए ना, तो फ्रोजन मंकी वहाँ पे। तो वहाँ पे ना ऊपर थिएटर भी है, मतलब नीचे या ऊपर। तो सर ने क्या किया, बोले कि 2 बॉटल लेते हैं। मैंने कहा सर मैं नहीं कहता, ठीक कोई दिक्कत है, बॉटल लेके अंदर थिएटर में, उसको पैसे दिया अंदर। सर ने इतनी पी, मतलब सर का, मतलब सर तो ऐसी ही। और मैं बोला अपन तो 10,000, ये 1.5 लाख रुपये का मानूस है, भी अपने पकड़ना पड़ेगा उसको अच्छे से। तो उसने क्या किया, वैसे गाड़ी पे बैठा ना, उसको मैं पकड़ के ले गया और उसको डाके उसके फ्लैट में उसने चाबी दी। 2 BHK फ्लैट दिया था कंपनी ने उसको, 2 BHK, इतना बड़ा फ्लैट, अकेले इंसान। मैंने उसको डाला वहाँ पे, अपन जाएंगे कहाँ पे, डाला मतलब अभी उसको उठा के, वो उसके यही में नहीं ना, क्या हुई, तो उसको होश में नहीं था वो, तो उसको डाल दिया। फिर मैं भी वहीं पे सो गया। फिर सैटरडे के दूसरे दिन में फिर उसको आ गए, फिर हम वहीं से निकले ऑफिस पे वापस। सैटरडे को वो काम था इतना, मतलब अब दोपहर को क्या करता था पता है सर, वो इतना ऐसा सर चाहिए हुआ है सर। दोपहर को मैं काम कर रहा था, मेरे को बोलता अच्छा अपन वैशाली जाते हैं, काम छोड़ के मेरे को वैशाली, अभी सीनियर छिल के जाएगा तो अपन क्या करेंगे, ट्रेनिंग। ऑटो किया, ऑटो का वहाँ से 150-200 रुपये हुआ, कोई दिक्कत नहीं। वो बोला चल वैशाली दोपहर 11 बजे, 11 से 12, ऑफिस में कोई नहीं है, वो ढूंढ रहे सीएस किधर, ऑफिस का सीएस मेरे साथ, और ट्रेनिंग किधर मैं उसके साथ, कोई दिक्कत नहीं, सब भागी। वही खर्चा करते थे सर, इतना खर्चा करते थे, मतलब मेरे को हर फ्राइडे को बोलते थे चल चल, जाने में दिक्कत नहीं ना, पर आने टाइम उसको लेके आता पड़ता था अपने को, इतना पीता था वहाँ पर, लिमिट नहीं। और ट्रेडिशन ही वैसा है कि जब सैटरडे संडे छुट्टी होती है ना, फ्राइडे को इंसान एकदम रिलैक्स हो जाता है, और पेमेंट इतना अच्छा है तो 1.5 लाख खर्चा क्या करेंगे, वो तो क्वेश्चन है ना। 1.5 लाख का अपने ऊपर तो कुछ खर्चा होना चाहिए। कितना वर्ड टूर करेंगे, ये एक बॉटल लगा पूरा वर्ड टूर हो जाएगा। ऐसे हमारे सर बोलते वर्ड टूर क्या, आपके पूरे कंट्री से हो जाएंगे जगह पे, कहीं घूमने की भी जरूरत नहीं है। चलो ऐसे सुना है मैंने। नेक्स्ट ध्यान दो, नेक्स्ट ध्यान दो। जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है।
चलो तो कहाँ पे थे अपन? चलो सारे लोग, तुमको ये ध्यान नहीं है, वो याद है, कंपनी सेक्रेटरी हो गए, वो उतना ही मैटर था। फुल स्क्रीन, अच्छा ओके। हुआ, कौन कौन आता है? होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी भी आता है उसमें, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी आता है। Every private company has a paid up share capital of 10 crore rupees more shall have a company secretary। देखो, पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो जिसका कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज़्यादा है, वहाँ पे कंपल्सरी आपको CS अपॉइंट करना पड़ेगा, नो ऑप्शन। CS का फंक्शन क्या होता है? CS का फंक्शन में जो मैंने अभी बताया, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, CS का फंक्शन क्या होता है? वहां से उठा के लेके ना उसको वहां छोड़ना, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ CS, इट इज द एडिशनल ड्यूटी विच हैज टू बी परफॉर्म बाय द CS ट्रेनिंग। इट इज अ CS ट्रेनिंग ड्यूटी, बट वी आर स्टडिंग कंपनी सेक्रेटरी ड्यूटीज। देखो, अगर नहीं सच में ऐसा होता है, जितनी भी बड़ी कंपनी में जाओ ना, रिलायंस कंपनी ट्रेनिंग के टाइम 15,000 देता है, ट्रेनिंग 15,000। बॉम्बे में एक कंपनी है, वो 30,000 पे करता है, 30,000 सिर्फ ट्रेनिंग में ही, 30,000 ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग में बहुत पैसा मिलता है, ट्रेनिंग को बहुत डिमांड होती है, क्योंकि 10-15 हज़ार में ट्रेनिंग मिल जाते हैं हर जगह पे। फर्म में जाओ, फर्म में 3,000, 4,000, 5,000 के रेंज में आते हैं, और फर्म में काम भी उतना रहता है, जेरॉक्स वाला काम, ये वाला काम, वो वाला काम, बहुत कम, बेसिक से सीखना पड़ता है सब कुछ। बट ज़्यादातर बच्चे प्रेफर करते हैं फर्म में, क्योंकि बेसिक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद का अगर प्रैक्टिस करनी है किसी को, खुद की प्रैक्टिस, तो फर्म में काम करना चाहिए। बट जिसको जॉब ही करना है, ऐसे ही जॉब करना है, बस सैटरडे संडे एंजॉय, 5 डेज वर्किंग, तो वो कंपनी में किया आर्टिकल शिफ्ट चलो। मेरे पास बहुत सारी कंपनी है, टेंशन मत लो। चलो, फंक्शन क्या होता है कंपनी सेक्रेटरी का? रिपोर्ट टू द बोर्ड। ध्यान दो, आपको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है ना, साल में कितनी बार होती है? क्वार्टर कितने होते हैं साल में? तुम क्वार्टर पे क्या आंसर देते हो क्या? 3। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। आपको ये 4 ही दिख रहे ना? आपने पहले 3 क्यों बोले? क्वार्टर कितने आते हैं एक साल में? कितने महीने के क्वार्टर होता है? 3 आता है। तो अभी अपने को एक साल में 4 क्वार्टर की मीटिंग रखनी है। 4 क्वार्टर की मीटिंग रखनी मतलब 3 मंथ में एक मीटिंग अपने को रखनी है, सिंपल लैंग्वेज में। तो आपको पता है नोटिस भेजनी पड़ेगी डायरेक्टर्स को, क्योंकि उनको पता होना चाहिए ना मीटिंग होने वाली है, तो वो कंपनी में कहेंगे। तो उनको मीटिंग भेजने का काम किसका होता है? CS का। नोटिस भेजनी पड़ती है उनको कि आप आ जाओ, ऐसी मीटिंग है, यहाँ पे ऐसे डिस्कशन करने वाले हैं, है ना? ध्यान दो। उसके बाद आती है जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग साल में कितनी बार होती है? एक ही बार होती है। डायरेक्टर्स को कितने दिन की नोटिस जानी चाहिए? कितने दिन पहले नोटिस आनी चाहिए? 7 दिन के पहले। शेयर होल्डर को 21 दिन पहले नोटिस जानी चाहिए। तो ये काम किसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? CS की होती है। आपको पता है जब डायरेक्टर्स मीटिंग में आते हैं ना, सब लोग, CS को रहना पड़ता है मीटिंग में। इसलिए CS का इतना डिफिकल्ट कोर्स, मतलब इतना प्रेस्टिजियस कोर्स है। CA भी नहीं अटेंड कर सकता मीटिंग, सिर्फ CS में अटेंड करता है ना, CA में भी कर पाता है। CS के लिए सबसे ज़्यादा प्रेस्टिज वही है कि उसकी मीटिंग सीधे डायरेक्टर के साथ होती है, और बड़े बड़े डायरेक्टर्स आते हैं मीटिंग में, ऐसे बैठेंगे, फिर आपको वहाँ पर रहना पड़ता है, आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है कि बताओ CS में आपने क्या, कंपनी के क्या प्लान से क्या है, फिर सब डायरेक्टर्स के सामने आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। फिर वो डिसाइड करेंगे मेजॉरिटी में कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भले ही रिकमेंडेशन उनका हो ऐसा कुछ करने का, बट प्रेजेंटेशन आपको देना पड़ता है। ऐसी स्क्रीन होती है बड़ी सी एकदम, और मीटिंग की एक अलग जगह होती है, एक अलग जगह होता है, एक मस्त ऑफिस होता है उसके लिए, खास मीटिंग के लिए एक रूम होती है मस्त। खाना खाते नहीं, वहाँ पे नॉर्मल होता है, ड्राई फ्रूट्स हो गए, पानी हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो, खाना नहीं सकते। अगर मीटिंग नॉर्मल दोपहर में है तो, और मीटिंग का टाइम आपको पता है क्या होना चाहिए? 9 to 6 दोपहर का।
नहीं तो आज से 9 बजे सुबह 6 बजे तक मीटिंग चालू है, तो मीटिंग होती है, तो उसमें डिस्कशन चलता है। तो ये सीएस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब इन्फॉर्म करना। नेक्स्ट, टू एंश्योर दैट कंपनी कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। अब ये स्टैंडर्ड क्या होता है सुनो, हर कंपनी के स्टैंडर्ड रूल्स होता है। अपना आईसीएसआई क्या करता है, एक रूल इशू करता है। फॉर एग्जाम्पल 9 to 6 अपनी ये मीटिंग लेनी चाहिए, ये कौन बताता है, आईसीएसआई बताता है। आईसीआईसीआई के स्टैंडर्ड रूल्स है कि आपने 9 to 6 मीटिंग लेनी चाहिए, आपने 21 डेज की नोटिस भेजनी चाहिए। ये सब आईसीआईसीआई के स्टैंडर्ड रूल्स है, ये आपको फॉलो करने चाहिए। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फॉलो हुए कि नहीं हुए, सीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये ड्यूटीज वापस बोला है, ये ड्यूटीज मैंने बताया आपको, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बैटरी पेंसिल इज लो, ओके। नेक्स्ट आता है पीसीएस, कंपनी सेक्रेटरी इन, उधर क्या इधर देखो, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, पीसीएस कहते हैं उसे क्या कहते हैं, पीसीएस कहते हैं। आपको पता है बेनिफिट किसके अंडर है, सीएस के अंडर या पीसीएस को ज्यादा बेनिफिट मिलता है? स्कोप कहाँ पे आपको लगता है, कि खुद की प्रैक्टिस में या एज अ कंपनी सेक्रेटरी की कंपनी में जॉब करें? खुद की प्रैक्टिस में। क्या खुद की प्रैक्टिस के बाद में? तो प्रैक्टिस खुद की तभी तो ऑफिस डालेंगे ना। सुनो, दो ऑप्शन है, एक तो आप सीएस बनने के बाद कंपनी में जॉब कर सकते हो, बट जॉब आप एक ही कंपनी में कर सकते हो। पीसीएस बनने के बाद, कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस करने के बाद आप पूरे कंपनीज की प्रैक्टिस कर सकते हो, 10, 100, 100, 200, 300 कंपनी की प्रैक्टिस कर सकते हैं एट द सेम टाइम। और आपके अंडर उस कंपनी के सीएस आपके अंडर आते हैं, पीसीएस के अंडर। तो बेनिफिट ज्यादा पीसीएस को है। मैं बोलता हूँ ना, जिस कंपनी में मैं इलेक्ट्रॉनिक का फाइनेंस लिमिटेड जिस कंपनी में था ना, वहाँ पे लोन्स लेती है वो कंपनी, क्या करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल। तो लोन्स प्रोवाइड करती है तो फॉर्म फाइल करना पड़ता है, CHG-1 चार्ज कहते हैं उसे, CHG-1 फॉर्म फाइल करना पड़ता था। वो कंपनी क्या करती है, दिन में 2 लोन देती है, डेली उसके 1-2 लोन जाते कस्टमर को। वो जो पीसीएस था ना, एक कंपनी का फॉर्म का 1000 रुपीज रहता है, एक फॉर्म का 1000 रुपीज, दिन में 2 फॉर्म 2000 रुपीज। उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आधे घंटे, अगर उसने सिर्फ 2 फॉर्म भी किया आधे घंटे में साइन करके, उस पीसीएस ने 1 घंटे का कितना मिलेगा, 2000, महीना का कितना हुआ, 60,000 आधे घंटे में सिर्फ। और आप जॉब पे जाओ 30-40,000 पूरा दिन भर 9 to 6 एक ही कंपनी में जॉब करोगे, बॉस के पूरे काम सुनो, ये सुनो वो सुनो, ये सब कुछ। प्रैक्टिस में ज्यादा स्कोप है एज कम्पेयर टू जॉब में। यहाँ पे सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया, तो ऐसी बहुत सारी कंपनी आपके पास हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग, तो ट्रेनिंग क्या करते हैं, हम जैसे ये पीसीएस के अंडर काम करते, ये फॉर्म अपन फाइल करते, वो अपने को महीने का देता है 4,000, और तो आधे घंटे में 2,000 कमा लेता है, और 1 घंटे में 4,000 वो ऐसे ही कमा लेता है। तो इसलिए ट्रेनिंग को ज्यादा डिमांड होती है। और पीसीएस में स्कोप बहुत है, बहुत सारे करोड़पति लोग हैं जो पीसीएस में प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, जो बहुत सारा पैसा मिलता है, बहुत सारी कंपनीज की प्रैक्टिस कर सकते हो। बट जॉब करना हो तो फिर एक ही कंपनी में कर सकते हो, यही है। बट पीसीएस में दिक्कत ये है कि स्टार्टिंग इनिशियल आपको कॉन्टैक्ट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। हर बिजनेस में जैसा होता है, स्टार्टिंग आपको सर्विसेज, जैसे आप सर्विसेज देते जाओगे कस्टमर बढ़ते जाएंगे, फिर आपका एक नाम बन गया तो फिर कस्टमर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट स्कोप बहुत है पीसीएस में, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। चलो देखो, पीसीएस क्या काम कर सकता है, शेयर ट्रांसफर एजेंट का काम कर सकता है, इशू हाउस का कर सकता है, स्टॉक ब्रोकर का कर सकता है, उसके बाद सेक्रेटरी ऑडिट भी कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है। एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट एक बार ठीक से देख लो क्या क्या है, पढ़ लो, बाकी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ना, अभी पहले जो इंडिविजुअल के केसेस कहाँ पे जाते हैं, जो चोरी के केसेस होते हैं ना, क्रिमिनल केसेस, चोरी के केसेस, वो कौन से कोर्ट में जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। पहले कंपनी के केसेस यहीं पे जाते थे। अभी क्या किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, एनसीएलटी खड़ा किया नया। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। यहाँ पे सिर्फ कंपनी के केसेस चलते हैं। अब यहाँ पे सीएस जाता है केस लड़ने के लिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सीएस के साथ लॉ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके आपको फ्यूचर में क्या होगा पता है क्या, सीएस में सिर्फ कंपनी के लॉ बताए, और जब लॉ करोगे ना तब उसमें बताया कि कंपनी के केसेस कैसे लड़ना है कोर्ट में। मतलब आप सीएस बनोगे तो सीएस का काम सिर्फ कोर्ट के बाहर तक है।
आपको सिर्फ केस कोर्ट के बाहर तक लेके जाना है, क्या है पूरा, बट आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे कोर्ट में। तो कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए आपको जो नॉलेज चाहिए, कोर्ट के साथ कैसे बात करनी है, जज के साथ कैसे बात करनी है, कैसे कैसे सभी प्रेजेंट करने, तो वहाँ आपको LLB चाहिए। तो फिर आपके पास दोनों नॉलेज होगा, एक तो कंपनी का भी नॉलेज है, क्योंकि अभी के जो एडवोकेट है ना, उनको सिर्फ कोर्ट में क्या करना इतना ही पता है, बट उनको कंपनी का नॉलेज नहीं है क्या है कंपनी। तो अपने पास कंपनी का नॉलेज है बट कोर्ट का नॉलेज नहीं है। बट जो लॉ किया है उसको CS में आना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लॉ बहुत इजी है एज कम्पेयर टू CS। मतलब CS की मैं बात करूँ तो लॉ सिर्फ 20% है लॉ का, LLB। आप 20% भी स्टडी किया तो लॉ ऐसे ही पास हो जाओगे LLB का, जब आप CS करोगे इधर, क्योंकि इसका डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लॉ। तो इसलिए क्या होता है ना, पता है एडवोकेट लोग क्या करते हैं, CS लोगों को सिर्फ कंसल्टेंसी, सिर्फ एडवाइस देने के लिए 10,000 रुपीज़ देते हैं 1 घंटे का, सिर्फ एडवाइस दो इस मैटर में क्या होना चाहिए। उनके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज CS के पास है। तो इसलिए मैं ऑलवेज आपको कहता हूँ कि CS के साथ लॉ करो, लॉ हमेशा आपको प्रेफर रहेगा। अभी NCLT में आपको स्कोप है, एक केसेस लड़ने जाओ तो लोग 50,000 में लेते हैं कंपनी का, एक केसेस का। इंडिविजुअल ऐसे केस लड़ने जाओ 500, 1000, 2000 देते हैं, वो एडवोकेट का ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एडवोकेट है मार्केट में। आप कभी शिवाजी नगर कोर्ट के बाहर जाओ, स्टैंड पेपर लगाओ ना, आ जाओ 200 200 200 ऐसा खड़ा रहता है उधर, और वो कोट भी ऐसा पहना होता है, मतलब वो कुछ वहाँ पे एडवोकेट नहीं है, उस कोर्ट के बाहर ना एडवोकेट नहीं है, वो एजेंट है। वो कोट पहन के रहते हैं ऐसे ऐसे, दूसरे का स्टैम्प पे उसको पैसा देते हैं हर काम का। ऐसे बहुत सारे एडवोकेट है, 200 में फॉर्मेट रेडी है, नाम क्या आपका, सिर्फ नाम चेंज करो, नाम डालो, प्रिंट निकालो, स्टैम्प, चल जाओ, दे 200 रुपये, वैल्यूज नहीं रही वहाँ पे कुछ। तो इसलिए CS के साथ लॉ प्रेफर करो ना। अभी 90% जगह पे जब भी वैकेंसी आती है ना, CS प्लस लॉ मेंशन किया है, तो प्रेफरेंस उसको मिलेगा जिस बंदे के पास एक्स्ट्रा लॉ होगा। तो आगे जाके आपको फ्यूचर में इसकी बहुत हेल्प होगी LLB की। आफ्टर ग्रेजुएशन 3 साल, ग्रेजुएशन के बाद ही करना चाहिए। बिफोर ग्रेजुएशन 5 साल है, वो बहुत डिफिकल्ट है, उसमें सबमिशन ये सब चीज़ें रहती, तो 5 साल करने की जरूरत नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद CS हो जाएगा ग्रेजुएशन तक, फिर उसके बाद लॉ कर लो, कि लॉ में कि 3 साल और जॉब करते करते कर लो, अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं है। और CS जब बन जाते हो ना आप, मैं बोलता हूँ ना, मैंने कभी पढ़ाई नहीं की लॉ के लिए, मैं सिर्फ पेपर के लिए जाता था, 2 घंटे ही बैठता था, 2 घंटे पेपर में पास। मेरे को 72% है लॉ में, डिस्टिंक्शन है, कोई नहीं, सब यही लॉ है। और बहुत चिल्ल होता है, मतलब आपको, मतलब समझे क्या पेपर है, ऐसा होता है CS के, अगर CS किया तो, और ये बेस्ट है। और आप कोर्ट में जज भी बन सकते हो, उसकी फीस सिर्फ 100 रुपीज़ है आफ्टर पासिंग ऑफ CS प्लस LLB, उसके 100 रुपीज़ फीस है। और उसका एक एडवांटेज इसकी, सिर्फ महाराष्ट्र के लोग पेपर देते हो, बाहर का कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है जज बनने के लिए। मराठी होना चाहिए यहाँ का प्रॉपर, उसको ही प्रेफरेंस है। मराठी नहीं आई तो भी थोड़ी तो आती, महाराष्ट्रियन चाहिए सर, आप प्रेफर, आपको, और 100 रुपीज़ ही फी है उसकी, और अपने CS का ही सिलेबस है ज़्यादा उसमें, तो आप जज भी बन सकते हो। लोगों को पता नहीं होता अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। CS मतलब सिर्फ यही है, ये भी अपॉर्चुनिटी है जज बनने की। और जज का पेमेंट 1.5 लाख रुपये, प्लस गाड़ी मिलती, वो ऊपर क्या उसका लाल बत्ती रहती है, कुक आता है आपको अलग से खाना बनाने के लिए, तो फैसिलिटी बहुत। 100 रुपीज़ सिर्फ उसकी है फीस, तो आपके ऑप्शंस बहुत है आपके पास। चलो, NCLT है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसके सामने आप केसेस लड़ सकते हो। सेबी भी है, सेबी में भी CS की वैकेंसी आती है। एडिशनल क्वालिफिकेशन हमेशा प्रेफर करता है, हमेशा बेनिफिट है, हमेशा। मैंने जब फर्स्ट इंटरव्यू दिया था ना इंडियन ऑयल कंपनी का, जब बच्चे इंटरव्यू के लिए आए थे, हम 70 CS थे लाइन में इंटरव्यू के लिए, 70 CS। दिल्ली में बहुत बड़ा कैंपस हुआ था उस टाइम पे, पूरे इंडिया से 70 CS आए थे, उसमें से हम सिर्फ 4 CS थे जो अपॉइंट हुए थे सेकेंड राउंड के लिए 70 में से, क्योंकि मेरे पास CS था, MBA था, लॉ था, BBA था, और जो बाकी थे उनके पास सिर्फ CS था। और जो एक बंदा था जिसके पास CS, MBA, लॉ था, तो हम ऐसे 4 लोग थे जिनके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन था, तो हम 4 को पहले प्रेफरेंस दिया, फिर 4 में से फिर एक का सिलेक्शन हुआ, ऐसे करते वो लोग। तो इसलिए एडिशनल क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करता है। अब मेहमान आपके घर पे आते हैं, आप सिर्फ पानी दिया तो कैसा है, मेहमान मेरे घर पे मैंने उसको पानी, चाय, बिस्किट खिलाया तो कौन सा मेहमान खुश होगा, ऑब्वियसली जिसको एक्स्ट्रा दिया। तो कंपनी वही सोचती है कि आपके पास एक्स्ट्रा क्या है। और कंपनी में कैसा होता है कि लीगल वर्क एंड सेक्रेटरी दोनों कंबाइन होता है, तो इसकी वजह से उसे वही पे जगह पे, अभी ये 1.5 लाख का मैंने बोला पुणे का, इसके पास क्या था, लॉ एक्स्ट्रा था सर, वो भी CS था। CS का सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस था उसके पास, बट लॉ का 2 साल का था, तो उसका ऐसे 3 साल का एक्सपीरियंस पकड़ के उसको 1.5 लाख रुपये महीना था। अब उसके बाद वो छोड़ के गया, ऐसे उसने कांड किए सब, तो उसको निकाला फिर
क्योंकि उसने बहुत इतने कांड, मतलब रहता नहीं था ऑफिस पे, दिन भर उधर ही फ्रोज हो जाता, तो उधर ही रहता था। फिर कंपनी उसको निकाला, फिर उसकी जगह पे सिर्फ CS में डाला, लॉ के अलग पर्सन, तब क्योंकि वो जो बंदी अपॉइंट की ना वो सिर्फ CS है, उसको 50,000 किया सिर्फ पर मंथ, क्योंकि उसका लॉ कंप्लीट नहीं है। तो लॉ के लोगों ने अलग पर्सन अपॉइंट किया, CS के लिए अलग पर्सन किया। तो अगर आपके पास दोनों है तो लॉ का भी हेड आप हो और CS का हेड भी आप हो, तो 1.5 लाख रुपये मिलता है। तो इसलिए बेनिफिट होता है एडिशनल क्वालिफिकेशन। पढ़ाई कभी मत रोको, बीकॉम के इमीडिएटली एडमिशन नहीं लो। चलो ध्यान दो, सेक्रेटरी ऑडिट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। सेक्शन 204, इसको अपन एकदम सिंपल इसमें लिखते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ये बहुत डिफिकल्ट लिखा है। सेक्रेटरी ऑडिट सेक्शन 204, ठीक है। इसमें सबसे पहले लिस्टेड कंपनी, सेक्रेटरी ऑडिट मतलब आपने नोटिस भेजी नहीं भेजी डायरेक्टर को 7 दिन की, आपने शेयर होल्डर को 21 दिन की नोटिस भेजी है नहीं भेजी, ये चेक करना, वेरीफाई करना, उसे सेक्रेटरी ऑडिट कहते हैं। अब ये किसको किसको करना पड़ता है? एक लिस्टेड कंपनी, सेकंड जिनका पेडअप कैपिटल ₹50 करोड़ और मोर, और ठीक है 250 करोड़, और कंपनी having loans and borrowings one institution of ₹100 crore. हाँ, लोन और डिपॉजिट, तो सेक्रेटरी ऑडिट किसके लिए कंपलसरी है? एक तो लिस्टेड कंपनी जिनके शेयर्स लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज पे, सेकंड जिनका पेडअप कैपिटल कितना चाहिए 50 करोड़, एंड जिनका टर्नओवर 200 करोड़ 250 करोड़, एंड जिनका लोन्स एंड डिपॉजिट 100 करोड़। तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उनको ये सेक्रेटरी ऑडिट करना पड़ेगा। तो ये सेक्रेटरी ऑडिट का रिपोर्ट एक फॉर्मेट में दिया जाता है, एक फॉर्म में दिया जाता है, उसे MR3 कहते हैं। MR3 वो फॉर्म है, उसमें सब कुछ पुटअप करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन। अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो आपको पेनल्टी कितनी है? 1 लाख से लेके 5 लाख तक आपको पेनल्टी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें कंफ्यूजन मत होना, 50, 250 एंड 100। हो गया, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। खत्म हो गया तो चैप्टर आज। फिर कल क्या होगी आपके इसके ऊपर? कल नहीं, परसों टेस्ट। सैटरडे को आपकी इको के ऊपर टेस्ट है, प्लस
इको को फर्स्ट चैप्टर के ऊपर टेस्ट है, फर्स्ट चैप्टर को नहीं हुई थी ना टेस्ट, ठीक है। मैं किसी एक को मुझे भेज दो व्हाट्सएप पे, फर्स्ट बोला फर्स्ट इको का, तो मैं एक को भेज देता हूँ, बाकी आप फॉरवर्ड कर लो, फिर कोई भी एक मैसेज कर लो मुझे, कोई भी मैसेज करो व्हाट्सएप पे, फर्स्ट वाला भेज देता हूँ मैं। और आपने फर्स्ट आपको भी क्या सबको, ठीक है, मैं फर्स्ट वाला भेज देता हूँ। फर्स्ट के ऊपर इकोनॉमिक्स की टेस्ट होगी, सेकंड इसके ऊपर टेस्ट होगी, ये चाहो चैप्टर। ठीक है, हाँ इसका भी भेज देता हूँ। रुको एक मिनट, मैंने पूरा लेक्चर खत्म हुआ, इमेजिनरी बैग भर के जैसे आपको कोई भाभी खड़ा है तो आ जाओ सारे पधारो। वही उसके ऊपर टेस्ट है, और इसके पहले भी एक हुआ ना, अगर इसके पहले नहीं हुआ एक, मैंने कंपनी का टाइप्स ऑफ कंपनी का पहले वाले में टेस्ट ली थी, उसके आगे वाले में टेस्ट नहीं ली ना, आगे वाला पार्ट पेंडिंग है ना, वो इथिक्स वाला, बिजनेस इथिक्स। इथिक्स इज नथिंग बट द व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तो वो इथिक्स वाले पार्ट पे ऊपर भी होंगे ना, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, प्लस ये चैप्टर के क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे लॉ के, यानी इकोनॉमिक्स का। मैं भूल कैसे जा सकता हूँ, कौन सा? तो आपको जो चाहिए वो मैं पूरा लेक्चर भेज देता हूँ ना, पूरा लेक्चर देख लो। बट नहीं चलो, तो लास्ट देखो, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन सर्विसेज। सुनो लास्ट पॉइंट है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन, सुना दो। बहुत ईजी है। कभी डिस्प्यूट होता है, दो लोगों में कभी डिस्प्यूट होता है, फॉर एग्जाम्पल दो लोगों में हमेशा डिस्प्यूट होता है, अब दोनों में डिस्प्यूट है, अब दोनों की एक दूसरे से बात नहीं होती, बट डिस्प्यूट सॉल्व करना है, तो क्या किया जाता है, एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। क्या किया जाता है? एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, थर्ड पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। ये जो थर्ड पर्सन होता है ना, जो दोनों के डिस्प्यूट सॉल्व करता है, आर्बिट्रेटर कहते हैं उसे। आर्बिट्रेशन इज नथिंग बट दैट टू सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द टू पार्टीज, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन। वो आपने मेडिएशन किया होगा ना, बहुत सारे लोग आते हैं, काउंसलिंग करते हैं, क्या है आपका केस, जैसे कोर्ट में केस गई, आपको पता है डाइवोर्स जब होता है, आपको नहीं पता, बट जब डाइवोर्स, जब मैंने लॉ कंप्लीट किया था ना, तब मैंने इंटर्नशिप के लिए गया था 2 महीने के लिए फैमिली कोर्ट में। मेरे को वो डाइवोर्स वाले केस अच्छे लगते थे, तो मैं वही जाता था 2 बार। अरे नहीं, उसमें मजा क्या आता है पता है क्या, वाइफ और हस्बैंड बैठते सामने और ऐसे ऐसे रीजन बताएंगे ना, आपको हंसी आ जाती है कि कैसे कैसे रीजन पे झगड़े होते हैं। आगे उसने मेरे को फोन नहीं किया, इसकी वजह से डाइवोर्स, उसने मेरे को पैसे नहीं दिए तो उसकी वजह से डाइवोर्स, वो मेरी तरफ देखता नहीं, उसके डाइवोर्स। तो ये सब आने के बाद आज अकेले में ऐसे ऐसे एग्जांपल दूंगा तो तू शादी नहीं करेगा फिर, ध्यान दो। पता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अभी आप कोर्ट में गए डाइवोर्स की, तो जज के सामने पे आपको फाइल करनी पड़ती है कि डाइवोर्स की है पिटीशन। 6 महीने आपको टाइम दिया जाता है, हाँ 6 महीने का आपको शादी के पहले डाइवोर्स की पता है, शादी के पहले पता होना चाहिए, तो पहले नेक्स्ट स्टेप उसके पहले आगे डाइवोर्स को सब पता है आप लोगों को। तो जैसे एप्लीकेशन डाल कि 6 महीना आप साथ में रह सकते हो, अगर 6 महीने का आप साथ नहीं रहे तो फिर आपको डाइवोर्स मिल जाता है। बट उसके पहले काउंसलिंग करते दोनों की, क्या दिक्कत है तुझे, इसकी वजह से तुझे क्या दिक्कत है, दोनों का फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं उस टाइम। तो ऐसा नहीं हुआ सॉल्व तो फिर उनको डाइवोर्स दिया जाता है। तो ये जो थर्ड पार्टी होता है ना, जिसमें दोनों का दिखता है उधर उधर, तो ये इंडिपेंडेंट होता है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इसकी पार्टी में इंटरेस्ट होता है उसको ना, इस पार्टी में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो आगड़े में आगड़े तो उसे पता है क्या सिचुएशन है, तो दोनों की सिचुएशन में किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो मैटर सॉल्व करता है। आपको पता है इसमें भी सीएस का स्कोप है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, जब 2 कंपनी के डिस्प्यूट होते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल भी कोर्ट एक, जहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट में इंटरनेशनल कंपनीज होती है, जैसे इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी, अगर उनका डिस्प्यूट है तो वहाँ पे सीएस रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, उनका डिस्प्यूट सॉल्व कर सकता है। शादी कैसे करने वो भी पता होगा आपको,
अभी डाइवोर्स का पता है तो आपको पता नहीं शादी कितने रुपए में होती है? रजिस्टर ऑफिस पे जाने का, 2 विटनेस को लेके जाने का, उनका आधार कार्ड, उनका फोटो, हाँ 3 आधार कार्ड, 3 लोग चाहिए विटनेस। मतलब हस्बैंड मिला कि 3 ये वो अलग? अच्छा हस्बैंड के 3 में, जब मैं अभी बढ़ा दिया क्या, पहले 2 था, तो हस्बैंड के साइड से 3, वाइफ्स के साइड से 3, आधार कार्ड वो चाहिए सब, वाइफ्स के नहीं, वाइफ का भी 3 चाहिए ना साइड, 3 6, तो दोनों की शादी। बहुवचन हो गया, एक वचन फिर वाइफ्स बोल दिया, वाइफ। अच्छा कोई फीलिंग इंपॉर्टेंट है, वाइफ ही है वो, तो वो 3 साइड फिर हो जाती है, उसको नोटिस देनी पड़ती है ना न्यूज़पेपर में, 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन लिया, तो ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो फिर आपकी शादी मंजूर, फिर निकल फोटो निकल वहाँ पे, उसके बाहर फिर निकल जाओ, खत्म, एंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई फ्री में। मैं ऐसे लास्ट किया था, और एडवोकेट उसके 5,000 को 10,000 रुपीज देते हैं, कुछ नहीं 100 रुपये का फॉर्म आता है वो सर फ्री में। और वो अंदर वाले जो ऑफिस वाले बैठे रहते हैं ना, वो बोलते हैं हमको तो कुछ देना, हमारी शादी हो गई, वो उनको थोड़ा पेड़ा वेड़ा देना लगता है, कुछ 200 रुपये को, तुम खुश हो चलो हमारी शादी, तो उनको भी देना पड़ता है। आप लोगों को ये प्रोसेस बहुत पता है सालों, तुम लोग। हाँ उनको पैसे दिया तो है कि कोई भी साइन कर, मैंने कितनी बार गया हूँ मैं। चलो सर, तो अच्छा रहता है बटो।